हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ये काव्य शास्त्र के ऊपर हमारी दूसरी क्लास रहेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? तो रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का मत है, ठीक है। भटनायक का मत है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद भटनायक का मत है। अनुमितिवाद शंकुक का मत है और उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का मत है, ठीक है। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का मत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन रहे? अभी तुरंत ही बताया मैंने कि भुक्तिवाद किनका मत था, तो भटनायक का मत था। भुक्तिवाद भटनायक का मत था। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आचार्य शंकुक का सिद्धांत रहा अनुमितिवाद। अगला प्रश्न देखेंगे, भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत है उत्पत्तिवाद। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। आगे बढ़ेंगे। भटनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भटनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। भटनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। शंकुक का अनुमितिवाद न्याय दर्शन पर आधारित है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन पर आधारित है एवं अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर आधारित है। भटनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। शंकुक का अनुमितिवाद न्याय दर्शन पर आधारित है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन पर आधारित है और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना आचार्य भटनायक ने की है। भटनायक ने शब्द की 3 शक्तियां मानी, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ठीक है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया था अभिनव गुप्त ने। महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इनमें से कौन सा है? महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत रहा अनुमानवाद। महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत रहा अनुमानवाद। महीम भट्ट की एक चर्चित रचना रही जिसके बारे में पूछा जाता है, वह है व्यक्ति विवेक, ठीक है। व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भटनायक ने किया। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भटनायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया था। भटनायक ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? तो अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले तथा उसमें अनिवार्य रूप से विद्यमान रहने वाले धर्म को ही गुण कहा जाता है, ठीक है। और भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। इसी प्रकार काव्य दोष की संख्या भी उन्होंने 10 मानी है। भरत मुनि ने काव्य दोष और काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। कौन कौन से? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज तथा स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? वह ओज गुण कहलाता है, ठीक है। ओज गुण वीर रस प्रधान रचनाओं में
प्रयुक्त की जाती है। माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? तो माधुर्य गुण की श्रृंगार और करुण रस में स्थिति होगी। माधुर्य गुण श्रृंगार और करुण रस से संबंधित है। आगे देखेंगे, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो आचार्य मम्मट ने आनंदवर्धन के समान ही काव्य के 3 गुण माने हैं। कौन कौन से? वही ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो प्रस्तुत पंक्ति में माधुर्य गुण है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी से ली गई है और इस कृति में प्रसाद जी ने पूरी कृति में लगभग माधुर्य गुण का ही प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? लोक नियम की अवहेलना से दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। ठीक है, लोक नियम की अवहेलना से दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। इसके अलावा जहां किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल हो वहां पर च्युत संस्कारत्व काव्य दोष होता है। ठीक है, इसके अलावा जब काव्य में गंवारू शब्दों का अधिक प्रयोग हो अथवा गंवारू विषयों का अधिक वर्णन हो तो वहां पे ग्राम्यत्व दोष होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? मतलब जहां पर किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के विरुद्ध किया जाए, अभी बताया मैंने तुरंत ही। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आता है? तो च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आता है व्याकरण विरुद्ध प्रयोग। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? काव्य दोषों के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। ठीक है, अगला प्रश्न है, तरु रिपु रिपु धर देखिए, तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहनी तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें क्लिष्टत्व काव्य दोष है। क्लिष्टत्व का अर्थ होता है कठिनाई। जब अर्थबोध में कठिनाई उत्पन्न हो तो वहां पे क्लिष्टत्व काव्य दोष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अर्थबोध कराने के संदर्भ में लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है, यह कथन सत्य है। शब्द उच्चारण के साथ साथ हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर भी प्रभाव डालता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी भर आता है, परंतु जब शेर या सांप का नाम लेते हैं तो मन में भय का उत्पन्न हो जाता है। यही शब्द शक्ति कहलाता है। ठीक है, शब्द शक्ति 3 प्रकार के माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें अधिक पदत्व काव्य दोष है। कैसे? तो सुंदरतम शब्द से पहले सबसे शब्द का प्रयोग कर लिया गया है जो कि अनावश्यक है। जिस पंक्ति में या फिर जिस वाक्य में किसी अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लिया जाए जिसकी वहां पे जरूरत भी नहीं है तो वहां पे अधिक पदत्व का काव्य दोष हो जाता है। ठीक है, जैसे सुंदरतम शब्द का अर्थ ही अपने आप में होता है सबसे सुंदर, परंतु यहाँ पे फिर भी यहाँ पे सबसे शब्द का प्रयोग कर लिया गया है जो कि अधिक पदों को शामिल कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे अधिक पदत्व काव्य दोष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? तो शब्द के अर्थबोधक आधार को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं?
मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।